दोस्तों, परीक्षा मंथन के ऑनलाइन एकेडमी परिवार में मैं प्रशांत राय आप सबका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं निबंध की पाठशाला। और आप जानते हैं कि निबंध विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो या राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग हो या एसएससी सीजीएल हो, इसमें निबंध की अपनी महत्ता है। इसमें हम अच्छा करके, इसमें हम बेहतर परफॉर्मेंस करके अपनी रैंकिंग में सुधार ला सकते हैं। अगर कुछ नंबर से अगर हम बाहर हो रहे हैं चयन होने से, तो हम अपने चयन को सुनिश्चित कर सकते हैं। और इस दृष्टि से आपका यह निबंध की पाठशाला, आपका यह क्लास उपयोगी सिद्ध होने वाला है। आज का हमारा जो निबंध है वो नई शिक्षा नीति 2020 है। आप यहाँ देख रहे हैं निबंध की पाठशाला में अद्यतन निबंधों के प्रैक्टिस उदाहरण। तो हम इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं निबंधों के बारे में। निबंध कैसे लिखा जाता है, इसके कौन कौन से स्टेज हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, और फिर हम उन चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं और एक अच्छा निबंध कैसे लिख सकते हैं, यह प्रारंभिक 4 वीडियोज में बताए गए हैं। अगर यह जानना समझना चाहते हैं तो उन 4 वीडियोज को देखिए। नई शिक्षा नीति 2020 शुरू करने से पहले हम स्वामी विवेकानंद के एक स्टेटमेंट को देखेंगे। और यह जो इनका स्टेटमेंट है, यह जो इनका कथन है, नई शिक्षा नीति पर 100% लागू होता है। तो देख रहे हैं दोस्तों, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, इनके विचार हैं कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शांति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और हम अपने पैर पर खड़ा हो सकें। यहाँ हम देख रहे हैं कि यह शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता हमें क्यों है, उसके बारे में यह इंगित कर रहे हैं। उस लक्ष्य को यह दिखा रहे हैं कि इससे हमारे चरित्र का निर्माण होता है, मन को शांति मिलती है। मन को शांति दोस्तों कब मिलती है? जब आप हर तरह से पूर्ण होते हैं, आपको कभी किसी चीज की कमी का एहसास न हो। अर्थात शिक्षा आपकी आवश्यकता की हर वह चीज पूरी करने में सक्षम है जो आपको जीने के लिए चाहिए समाज में। तो दोस्तों, इससे मन की शांति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और हम अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं। और आज के आपाधापी के समय में, गला काट प्रतिस्पर्धा के समय में, हम ये जानते हैं कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना कितना कठिन है। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है या फिर कोई स्किल नहीं है, कौशल नहीं है, तो फिर हम इस समाज में पिछड़ जाते हैं, समाज के साथ चल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज की यह जो शिक्षा नीति है, इनके इस कथन पर हूबहू खरी उतरती है। अब हम इस शिक्षा नीति के बारे में आगे देखेंगे कि यह शिक्षा नीति कैसी है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है शिक्षा नीति की। क्या इससे पहले हमारे देश में कोई शिक्षा नीति थी तो उसकी फिर खामियां क्या थी कि नई शिक्षा नीति को लाना पड़ा, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, तालीम का असर है, ऊंचा हमारा सर है। दोस्तों, अगर इस समाज में अगर आपको शान से जीना है, अपने सर को ऊंचा करके रखना है, समाज में अपने सम्मान के साथ आपको स्थापित होना है, तो तालीम की तो जरूरत है ही। ये जरूरी नहीं कि आप उच्च शिक्षा ही ग्रहण करें, आपके पास स्किल होनी चाहिए, उससे भी आपका सम्मान बढ़ जाएगा, आपका सर ऊंचा होगा। तो दोस्तों, निबंध की शुरुआत यहीं से कि तालीम का असर है, ऊंचा हमारा सर है, इससे हम देख रहे हैं। अब हम निबंध पर सीधे सीधे आते हैं और आपसे मुखातिब होते हैं। तो दोस्तों, इससे स्पष्ट है कि शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। यहां हम देख रहे हैं कि यह कथन ही बता दे रहा है कि शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। हमारा सर कब ऊंचा होगा? जब हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व ऊंचा होगा। अगर हम चरित्र से हम पतित हैं तो हम समाज में अपने सर को ऊंचा करके नहीं जी सकते हैं।
हम कर्म से पतित हैं, तभी अपने समाज में हम सर ऊंचा करके नहीं जी सकते हैं। हम स्किल्स युक्त नहीं है, तब भी हमारे लिए संघर्षपूर्ण हो जाता है समाज में सर ऊंचा करना। तो दोस्तों, शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है। व्यक्तियों के मिलने से समाज एवं राष्ट्र का निर्माण होता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति के द्वारा ही समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है, और व्यक्ति के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी हम देख रहे हैं कि शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा के अभाव में न एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है, न एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। अतः किसी भी समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उस बात को अगले पंक्ति में लिखा गया है। शिक्षा का सामान्य तात्पर्य है सीखने की प्रक्रिया में मूल्यों का अनिवार्य समावेशन। अब शिक्षा क्या है, इसके बारे में चर्चा हो रही है, तो उसी में दिखाया गया कि शिक्षा का सामान्य तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में मूल्यों का अनिवार्य समावेशन ही शिक्षा है। अब आप कहेंगे कि मूल्यों का समावेश क्यों शिक्षा में? तो दोस्तों, यदि शिक्षा में मूल्य का समावेश न हो तो हम पतित हो सकते हैं, चरित्र से गिर सकते हैं, कुछ ऐसा कार्य कर देंगे जिससे समाज का अहित हो, मानवता का अहित हो, राष्ट्र का अहित हो, समाज संस्कृति का अहित हो। तो दोस्तों, मूल्य हमें जीना सिखाता है और दूसरों को जीने देने के लिए प्रेरित भी करता है। अर्थात जियो और जीने दो की प्रेरणा पर आधारित होता है मूल्य। तो दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में मूल्यों का अनिवार्य समावेशन ही शिक्षा है। आगे इसी बात को रेखांकित किया गया है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि निबंध लिखने के लिए आपके बातों के समर्थन के लिए साक्ष्य होने चाहिए, प्रमाण भी होने चाहिए, जिससे पढ़ने वाला, निबंध पढ़ने वाला जो आपका परीक्षक है वह आपसे संतुष्ट हो कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो दोस्तों, आगे इसी चीज को दिखाया गया है कि मूल्य क्यों जरूरी है शिक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ अनिवार्य शब्द है। तो आगे दिखाया गया है, अर्थात यदि शिक्षा मूल्य रहित हो जाए तो यह सकारात्मक के बजाय नकारात्मक परिणाम देने लगती है। दोस्तों, यानी शिक्षा मूल्य से अगर पतित हो जाए, मूल्य रहित हो जाए, तो वह सकारात्मक परिणाम समाज में देने के बजाय नकारात्मक परिणाम देने लगती है। आप जानते हैं, नकारात्मकता विध्वंस की तरफ हमें लेकर जाती है। तो आगे दिखाया भी गया है, वर्तमान में आतंकवाद का स्वरूप शिक्षा युक्त शैतान का ज्वलंत उदाहरण है। अगले पंक्ति में हम देख रहे हैं कि विश्व आतंकवाद से ग्रसित है। तो यहां हम ये भी दिखा रहे हैं कि शिक्षा को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं कि अगर मूल्य रहित शिक्षा हुई तो आतंकवादी घटनाओं की प्रवृत्तियों में या उसकी फिर बुरी शक्तियों का उत्थान कैसे हो सकता है, यह हम देख सकते हैं। तो यहां दिखा रहे हैं कि वर्तमान में आतंकवाद का स्वरूप शिक्षा युक्त शैतान का है। दोस्तों, शिक्षा युक्त शैतान क्यों? एक तो हम यहाँ आतंकवाद के लिए ही हम केवल अभी दिखा रहे हैं आपको। आप रोबोट फिल्म देखे होंगे। रोबोट फिल्म में क्या है, विज्ञान इतना प्रगति कर गया है कि रोबोट यंत्रों के अंदर, मशीन के अंदर संवेदनाएं पैदा होने लगी हैं, और वो संवेदना, यंत्रों के अंदर संवेदना का होना मनुष्य और मानवता के लिए कितना खतरनाक है उस फिल्म में हम देख सकते हैं। तमाम हॉलीवुड की फिल्में भी इस पर बनी हैं। तो दोस्तों, हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट है वह नई शिक्षा नीति है, विज्ञान नहीं है। इसलिए हम यंत्रों की तरफ न मुड़कर समाज की तरफ उन्मुख हुए हैं, और हमने सिर्फ आतंकवाद को दिखाया है कि शिक्षा युक्त शैतान कैसे हैं। तो आगे यह दिया गया है, यह मूल्यों का ही अंतर है कि शिक्षा किसी को गांधी तो किसी को ओसामा बिन लादेन बना देती है। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था। वह कोई सामान्य व्यक्ति, यानी आप देख रहे हैं कि वह एक सामान्य व्यक्ति जो उच्च शिक्षा ग्रहण किया हुआ है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, अलकायदा का सरगना बनता है, अलकायदा का मुखिया बनता है, और आप देखते हैं विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी घटना को अंजाम देता है। और एक इंजीनियरिंग प्राप्त व्यक्ति, आज हम आए दिन यह देखते रहते हैं कि एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर, लड़के लड़कियां, उच्च शिक्षा प्राप्त लड़के लड़कियां, पीएचडी किए हुए
इंजीनियरिंग किए हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आतंकवाद की तरफ मुड़ रहे हैं। कारण क्या है कि उन्होंने उच्च शिक्षा तो प्राप्त की है लेकिन उसमें मूल्यों का अभाव है, और वह मूल्यों का अभाव उन्हें विध्वंसक प्रकृति की तरफ मोड़ रहा है। यहाँ हम यही अंतर दिखा रहे हैं कि शिक्षा मूल्य युक्त होनी चाहिए। कारण आप अब पूछ सकते हैं कि आप नई शिक्षा नीति 2020 पर बात करते हुए मूल्य की बात क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका स्पष्टीकरण मैंने अगले पैरा में किया है कि हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि नई शिक्षा नीति जो हमारी है वह मूल्यों पर भी आधारित है, मूल्य युक्त शिक्षा की वकालत वह करती है, इसीलिए हमने मूल्य से ही शुरू किया है। मैंने बताया था कि निबंध की भूमिका ऐसी हो जो आकर्षक हो, व्यक्ति को बांध ले, ऐसे उसमें दृष्टांत हो। दोस्तों, यह दृष्टांत उसी के संदर्भ में हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। यह मूल्यों का अंतर ही शिक्षा किसी को गांधी तो किसी को ओसामा बिन लादेन बना देती है। कोई गांधी बन जाता है जो अहिंसा का पुजारी है, कोई ओसामा बिन लादेन बन जाता है जो हिंसा का पुजारी है, और इस तरह से यह सिर्फ मूल्यों का अंतर है। आगे हम देख रहे हैं कि एक ने जहां शिक्षा का उपयोग विश्व में शांति के लिए किया, वहीं दूसरे ने अशांति के लिए किया। और इस तरह से हमारा यह जो भूमिका है यह नई शिक्षा नीति पर किस तरह से शुरू की गई है आप देख सकते हैं। कई बार होता है, कई किताबों का हमने इस निबंध लिखने से पहले कई किताबों का हमने अध्ययन किया, कई लोगों से हमने चर्चा की, तो सब नई शिक्षा नीति की शुरुआत सीधे डायरेक्ट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, वह निबंध की शुरुआत नहीं, वह तो आलेख है। फिर अगले पैराग्राफ में देखिए, अब हम भारत की शिक्षा नीति और पद्धतियों पर चल रहे हैं, जहां से हमारी शिक्षा नीति एक तरह से खंडित होती है, हम वहां से बात कर रहे हैं। और अगले पैरा में हम देख रहे हैं कि भारतीय संदर्भ में देखें तो मूल्य रहित शिक्षा औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति की देन है। दोस्तों, यानी हम देख रहे हैं कि औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति की देन है भारत में मूल्य रहित शिक्षा। अर्थात यह ध्वनित कर रहा है वाक्य कि औपनिवेशिक पद्धति से पहले जो हमारे देश की शिक्षा पद्धति थी वह मूल्य युक्त थी। यह वाक्य अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है दोस्तों कि औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति से पहले हमारे देश की शिक्षा पद्धति मूल्य युक्त थी, लेकिन भारत में मूल्य रहित शिक्षा औपनिवेशिक पद्धति की देन है। यानी जब उपनिवेश भारत बना और उन लोगों ने जब शिक्षा नीतियां लागू की, तब हमारी शिक्षा नीति मूल्यहीन हो गई। क्यों हो गई? उन लोगों ने मूल्य रहित शिक्षा का प्रतिपादन पद्धति का विकास भारत में क्यों किया, यह आगे बताया गया है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य था, जो औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति थी, इसका मुख्य उद्देश्य था उपनिवेश के संसाधनों द्वारा अधिकतम हित साधन। अर्थात भारत उपनिवेश था और भारत के संसाधनों द्वारा उनका उद्देश्य था कि अधिकतम हित लाभ किया जा सके, अर्थात हित साधन किया जा सके, अधिकतम अपना लाभ उठाया जा सके जितना उठा लिया जाए शिक्षा के द्वारा। और आज भी हम देखते हैं कि हम शिक्षा के द्वारा क्या करते हैं, हित साधन ही तो करते हैं। और इसमें भारतीयों को सहभागी बनाने के लिए ऐसे व्यक्तियों की खोज शुरू की गई जो संसाधनों की लूट में उनका साथ दे। दोस्तों, जो अंग्रेजों ने जो शिक्षा औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति का विकास किया, वह उसमें ऐसे व्यक्तियों की उसमें खोज की गई कि जो वह संसाधन भारत का लूट रहे थे, इसमें वो अंग्रेजों का साथ दें। और आप जानते हैं कि भारत आजाद स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों पर गोली बरसाने वाले अधिकांश लोग भी भारतीय भी थे, क्योंकि सेना में अधिकांश कौन थे? भारतीय लोग ही शामिल थे। जो आज भी हम देख रहे हैं बाबुओं का जो झुंड है हर कार्यालयों में कि आप वहां चले जाइए, उनका उद्देश्य अधिकतम हित लाभ है। आज भी अपना, सरकार का नहीं, आपका नहीं, उनका स्वयं का हित लाभ होता है। कारण क्या है कि हम आज भी औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति से बंधे हुए हैं और जो हित साधन है वह आज भी जारी है। आगे इस बात को रेखांकित किया गया है कि संसाधनों के लूट में उनका साथ दें। तो भारत में जो शिक्षित वर्ग था, जो औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति से जो शिक्षित हुए लोग थे, वे अधिकांश लोग अंग्रेजों का हित साधन करते थे, भारतीयों को लूटते थे, कुछ अपने पास रखते थे और बहुत कुछ अंग्रेजों को सौंप देते थे। उनकी बातों का अनुपालन भर करें, ऐसे व्यक्तियों की खोज थी कि उनके बात जो भी कहें उसमें किंतु परंतु न लगाएं, यह क्वेश्चन न करें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका अनुपालन करना शुरू कर दें, पालन तुरंत करें आगे। और बाबू बनकर रहें और ऑफिस में, कार्यालयों में वो बाबू बनकर बस कार्य करें।
इससे आगे कुछ नहीं। दोस्तों आज भी हम देख रहे हैं कि जो भी प्रशासनिक स्तर पर लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस ऑफिसर हो, कोई भी हो, ये क्या करते हैं, भारत सरकार योजनाएं चालू करती हैं तो मंत्रियों के साथ मिलकर के भारत की संसाधनों की लूट करते हैं। मंत्री का फोन आया, ऑफिसर क्या करता है, यह नैतिक है, अनैतिक है, मूल्य युक्त है कि मूल्य रहित है, ये छोड़ करके तुरंत उसको पालन करने में लग जाते हैं कि चलो मंत्री जी कह रहे हैं करो। ये क्या है, उनकी बातों का अनुपालन आज भी हो रहा है और कार्यालयों में देखिए तो बाबू बनकर बैठे रहते हैं। चाहे कोई भी कार्यालय हो भारत का, आप चले जाइए, आपका कार्य बिना सुविधा शुल्क के होने वाला नहीं है, मुश्किल है। वैसा ही कोई सेंसिटिव व्यक्ति होगा अपवाद स्वरूप कि आपका कार्य मुफ्त में हो जाए, सरकारी खर्चे पर हो जाए। आप ऋण लेने जाते हैं, यहां तक कि आप दिन दुखी दबे हुए हैं स्वयं ऋण से, लेकिन आप ऋण भी लेने बैंक में जाते हैं, वहां भी आपसे लिया जाता है। कुछ नहीं तो उसका परसेंटेज ही दो, लेकिन दो। ठेके दिए जाते हैं। ये सब सारी चीजें क्या हैं, जो अंग्रेजों ने जो निर्माण कर दिया, आज भी उसी पर सारे भारत का यह जो तंत्र है टिका हुआ है, चल रहा है। हर जगह ये चीज आप देख सकते हैं। और ये आगे दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भी इस पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया। भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन वह पद्धति हम देख रहे हैं कि आज भी बनी हुई है। आमूलचूल परिवर्तन यानी संपूर्ण रूप से उसे बदल करके दूसरी व्यवस्था नहीं की गई भारत में। वही 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण ने शिक्षा को व्यापक स्तर पर रोजगार से जोड़ दिया। जब 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक आया, वैश्वीकरण का जब प्रसार हुआ, आर्थिक उदारीकरण हमारे देश ने अपनाया, तो शिक्षा रोजगार से जुड़ गई। इससे क्या हुआ, इस प्रकार वर्तमान में शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य औपनिवेशिक खामियों के साथ साथ, यानी जो औपनिवेशिक खामियां थी वो तो थी ही थी, रोजगार प्राप्त करना भर रह गया। अर्थात हम आज शिक्षित होते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हम रोजगार पालें। हमारा नैतिक मूल्य क्या है, नहीं है, समाज में हम क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये सब भाड़ में जाए। एकमात्र उद्देश्य है कि हम रोजगार प्राप्त कर लें। हमारे कई ऐसे मित्र हैं जिन्हें हम जानते हैं, जब वो लोग नौकरी में नहीं थे, सरकारी नौकरी में, तो कहते थे कि अरे यार इतना पेंशन, इतना टीचरों को सैलरी मिल रही है, इतनी अध्यापकों की इतनी सैलरी है, यार कम करके हमें 15,000 20,000 ही दे दे तो उसी में काम हो जाएगा, रख ले बस सरकार अपने पास, अपने कर्मचारी के रूप में हमें रख ले। लेकिन वही लोग जब हो गए अध्यापक तो आज आंदोलन करते हैं कि हमें पेंशन भी अब चाहिए, सैलरी तो चाहिए ही चाहिए, अब पेंशन भी चाहिए। तो दोस्तों जब हम सिस्टम से बाहर होते हैं तो मूल्यों की बात करते हैं, समाज के बारे में सोचने की बात करते हैं कि सरकार सोचे हमारे बारे में, और जैसे ही हम सिस्टम में प्रवेश करते हैं हमारे मूल्य इतने पतित हो जाते हैं कि हम अपने सिवा कुछ देखते ही नहीं हैं और आंदोलन पर आंदोलन करने लगते हैं अपने हित के लिए, देश को छोड़ करके। तो दोस्तों यह कारण क्या है, कारण है कि हमने औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति थी, आज भी वही जारी है और मूल्य रहित शिक्षा हम आज भी पा रहे हैं। और इसी खामी को दूर करने के लिए दोस्तों भारत सरकार नई शिक्षा नीति 2020 लाई है। तो निबंध शुरू करने से पहले इस विषय पर मुझे यह जानना जरूरी था कि नई शिक्षा नीति 2020 क्यों। और दोस्तों ये दोनों पैरा इस बात के प्रमाण हैं कि नई शिक्षा नीति की हमारे देश में कितनी आवश्यकता थी। स्पष्ट हुआ। आगे हम देख रहे हैं अगले पैरा में, इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, याद रखिएगा यह नाम, की अध्यक्षता में जून 2017 में एक समिति का गठन किया। इन सारी खामियों को देखते हुए भारत सरकार ने जून 2017 में इसरो के पूर्व चेयरमैन थे के कस्तूरीरंगन, उनकी अध्यक्षता में इन सारी समस्याओं पर विचार करने के लिए, इससे निपटने के लिए कि वो अपने सुझाव को दें जिससे इन समस्याओं से निपटा जा सके, के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने
अपने मसौदे में अनुशंसा की जो आगे है। मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। के कस्तूरीरंगन की समिति ने 2 मई 2019 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया और इसी मसौदे को आधार बना करके नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। तो दोस्तों यहां कुछ आपके लिए जीके भी है। आप देख रहे हैं कि के कस्तूरीरंगन, क्वेश्चन यह पूछा भी गया है कि नई शिक्षा नीति किस समिति की अनुशंसा पर लागू की गई या बनाई गई। तो दोस्तों के कस्तूरीरंगन, यह समिति कब गठित की गई? तो जून 2017 में। इन्होंने अनुशंसा कब की? मई 2019 में। आगे इस मसौदे में केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% के बराबर निवेश करने। इस समिति ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर देश की जितनी जीडीपी है उसका 6% शिक्षा नीति पर खर्च करें, शिक्षा के ऊपर खर्च करें। तो क्वेश्चन यह हो सकता है कि के कस्तूरीरंगन समिति ने क्या सुझाया था, कितना खर्च करने की बात कही थी? तो देश की जीडीपी के 6% तथा शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता, उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा ऐसी हो कि शिक्षा तक सबकी पहुंच हो, शिक्षा तक सबकी पहुंच हो, शिक्षा ऐसी हो जो समानता पर आधारित हो। यानी उच्च वर्ग के लोग तो अच्छे कॉन्वेंट विद्यालयों में अपनी शिक्षा, अपने बच्चों को शिक्षा दिला देते हैं, लेकिन जो गरीब और बिल्कुल आर्थिक रूप से जो कमजोर तबके के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो मजदूरों के जो बच्चे हैं, विशेषकर जो कमाते हैं तब खाते हैं, उनको भी शिक्षित करने के लिए इसमें व्यवस्था की गई। अर्थात शिक्षा में समानता आए और हर अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा की पहुंच हो। इसके साथ साथ दोस्तों इसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर बात की गई कि आज जो शिक्षा में कमी आ गई है, जो शिक्षा में मूल्यों की कमी आ गई है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में सुझाव दिया गया। वहनीयता का तात्पर्य हुआ कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो शुल्क लग रहा है, ऐसी शिक्षा हो, इतना कम खर्च आए शिक्षा ग्रहण करने में कि एक सामान्य व्यक्ति भी उस खर्च को वहन कर सके, उस खर्च को उठा सके। और उत्तरदायित्व, यदि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा का उत्तरदायित्व क्या है, व्यक्ति को कैसे होना चाहिए, समाज और राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की उन्होंने बात कही थी। इन सुझावों पर अमल करते हुए भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। इन सारे मुद्दों पर ध्यान देते हुए और इस अनुशंसा पर अमल करते हुए, के कस्तूरीरंगन के अनुशंसा मसौदे पर अमल करते हुए भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पूरा वाक्य चल रहा है, प्रवाहित है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इसमें जरूरत की जगह पर डाटा दिए गए हैं, आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। आप देख रहे हैं 6%, यह डाटा है, यह आंकड़ा है 6%। आप देख रहे हैं तिथियां हैं या फैक्ट है कि किस तिथि को नई शिक्षा नीति लागू की गई, तो 29 जुलाई 2020 को। आगे हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संयुक्त राष्ट्र के संवहनीय विकास लक्ष्य 4 के अनुरूप है। दोस्तों भारत की नई शिक्षा नीति को एसडीजी गोल से जोड़ा गया है, विश्व स्तर पर जोड़ने का प्रयत्न किया गया है कि हमारी शिक्षा नीति ऐसी हो जो संवहनीय विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो 4 है उसके अनुरूप है। आगे इस नीति के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा, 2035 तक उच्च शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के साथ साथ दोस्तों इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 2030 तक 100% स्कूली शिक्षा में नामांकन हो, बच्चों का इनरोल्ड हो। 2035 तक उच्च शिक्षा का सर्वव्यापीकरण हो जाए समाज में, अर्थात सभी लोग उच्च शिक्षित हों जो उच्च शिक्षा के प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इसके साथ साथ 2040 तक नीति के लक्ष्यों और प्रयोजनों को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों 2040 अगर क्वेश्चन यह निबंध तो है ही, इसके बाद यदि अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में कि नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों और प्रयोजनों
को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? तो दोस्तों 2040 है। प्री स्कूलिंग के लिए, सर्वव्यापीकरण के लिए कि सबको शिक्षा सुलभ हो जाए, 2030 तक का समय है। उच्च शिक्षा 50% कम से कम लोग प्राप्त करें, इसके लिए 2035 तक का समय सीमा, 35 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। आगे दोस्तों, यह शिक्षा नीति, आगे शिक्षा नीति के मॉडल पर चर्चा की गई है कि शिक्षा नीति का मॉडल क्या है। तो दोस्तों, यह शिक्षा नीति वर्तमान में सक्रिय 10+2 शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3 5+3+3+4 5-3-3-4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने का प्रावधान करता है। दोस्तों, यहां हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं। अब हमें यह समझना जरूरी है कि पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी वह 10+2 थी, 10+2, और जो नई शिक्षा पद्धति है 2020 यह 5+3+3+4 है। तो आखिर यह 5+3+3+4 क्या है, यह जानना जरूरी है। यहाँ बच्चे अक्सर उलझ जाते हैं कि यह क्या चीज़ है। दोस्तों, पहले सामान्यतः जब हम यूपी या बिहार के जो लोग हैं इंटर करते थे तो कहते थे हम 12वीं तक पढ़े हैं, लेकिन सीबीएसई जो बोर्ड के बच्चे हैं वो कहते हैं हमने 10+2 किया है। कारण क्या है कि वह शिक्षा नीति, जो पुरानी शिक्षा नीति थी, वह 10+2 शैक्षिक मॉडल पर आधारित थी, यानी 10 तक की शिक्षा, 1 से 10 तक की शिक्षा वे अनवरत हासिल किए थे, और 2, 11 और 12 यानी इंटर की शिक्षा वो विशेष ढंग से उन्होंने ग्रहण किया था। वहां यह क्लियर कट हो गया था कि आप आर्ट के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट की अगर साइंस के भी हैं तो आप किस मैथ से हैं, बायो से हैं, अर्थात वह क्लियर कट हो गया था कि आप किस धारा के हैं, और यही कारण था कि 10+2 कहा गया। अब यहां प्रश्न यह है कि यह 5+3+3+4 क्या है, इसे हम कैसे समझें? तो दोस्तों, यह 5+3+3+ यह वर्ष को इंगित करता है, यह 10+2 भी वर्ष को इंगित करता है कि 10 साल 1 से 10 तक, और 2 साल 11वीं और 12वीं तक की शिक्षा। तो यहाँ हम 5 किसे माने, 3 किसे माने, फिर 3 किसे माने और 4 किसे माने, तो यहाँ दोस्तों हम बात करेंगे। तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अगले पृष्ठ पर। यहाँ जगह दिया हुआ है, यहाँ हम चर्चा इसके बारे में कर ले रहे हैं, आप स्पष्ट रूप से इस चीज को समझ लें। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 5+3+3+4 नई शिक्षा नीति 2020 का मॉडल यही है, हम देख रहे हैं। तो आखिर 5 क्या है? दोस्तों, 5 को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, कर सकते हैं। इसे हम फाउंडेशन स्टेज कहेंगे। फाउंडेशन स्टेज 5 क्या है हमारा? फाउंडेशन स्टेज है, जिसमें बच्चा जब 3 वर्ष का होगा, जब बालक या बालिका जब 3 वर्ष की होगी तो उसे आंगनबाड़ी केंद्र में उसे भेज दिया जाएगा। यहां पर वह 3 वर्ष शिक्षा ग्रहण करेगा, अर्थात 3 वर्ष में वह शिक्षा ग्रहण करने जो व्यक्ति गया है वह 3 से 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा, और बचे इसमें 2 वर्ष, तो 2 वर्ष प्री स्कूल है, जिसमें प्री स्कूल में पहली और दूसरी कक्षा तक बच्चा अध्ययन करेगा, और उसकी उम्र 6 से 8 वर्ष हो जाएगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह जो 5 वर्ष है, प्रारंभिक 5 जो देख रहे हैं, यह 5 वर्ष है, और इसे 3+2 वर्ष में तोड़ा जा सकता है। जो प्रारंभिक 3 वर्ष है वह बालक 3 वर्ष की अवस्था में आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचेगा, 3 वर्ष वहां अध्ययन करेगा। अध्ययन क्या करेगा? सीखेगा, वह अनुभव प्राप्त करेगा, और इस तरह जब 6 वर्ष का बच्चा हो जाएगा, 3 वर्ष पे आंगनबाड़ी में गया है, 3 वर्ष उसने सीखा है, उसकी उम्र 6 वर्ष हो गई। 6 वर्ष बाद वह प्री स्कूल में पहुंचेगा, विद्यालय में पहुंचेगा, और विद्यालय में वह एक पहली और दूसरी कक्षा में वह अध्ययन करेगा, सीखेगा, और इस तरह से प्री स्कूलिंग में दूसरी कक्षा तक
की पढ़ाई बालक की होगी। जी हाँ, उम्र उसकी 8 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष और 2 वर्ष पहली और दूसरी में पढ़ने में, यानी 8 वर्ष का बालक हो जाएगा। और यह जो 5 है यह निर्धारित करता है कि 8 वर्ष में बालक दूसरी कक्षा पास कर लेगा, और इसे हम फाउंडेशन स्टेज के नाम से जानते हैं 5 को। इसके बाद आता है प्रिपरेशन स्टेज। बच्चा अब प्रस्तुतिकरण सीखता है और इसे प्रिपरेशन स्टेज के नाम से जानते हैं। इसमें 8 वर्ष की अवस्था में बालक तीसरी कक्षा में आता है और 11 वर्ष की अवस्था में 5वीं कक्षा पास करके वह बाहर निकलता है। अर्थात 3 से 5 तक की पढ़ाई बालक इस स्टेज में पूरा करेगा, और यहाँ इसकी उम्र जो हो जाएगी 11 वर्ष हो जाएगी। यानी तीसरी कक्षा में 8 वर्ष में आया, 8 वर्ष बाद तीसरी कक्षा में आया, यानी 9वें वर्ष 10वें वर्ष में वह चौथी कक्षा पास करेगा और 11वें वर्ष में वह 5वीं कक्षा पास कर लेगा। और इस तरह से दोस्तों हम देख रहे हैं कि 11 वर्ष में 3, 4 और 5वीं कक्षा या प्रिपरेशन स्टेज में वह पास करेगा। इसके बाद पुनः 3 आता है जिसे हम मिडिल स्टेज के नाम से जानते हैं, और इसमें 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई बालक करेगा। और इस तरह 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई बालक करेगा। और इसके बाद आता है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज, और यह सेकेंडरी स्टेज में 4 वर्ष तक की पढ़ाई बालक करेगा, जिसमें 9, 10, 11 और 12 शामिल हैं। और इस तरह से इंटर तक की पढ़ाई, जिसे हम इंटर कहते हैं, 5+3+3+4 में बालक संपन्न करेगा। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह फाउंडेशन स्टेज है, यह प्रिपरेशन स्टेज है, यह मिडिल स्टेज है जिसे हम मिडिल स्कूल कहते हैं 6 से 8 तक की, और यह सेकेंडरी स्टेज है जिसे हम 9, 10 और 11, 12 के नाम से जानते हैं, लोअर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। तो इस तरह से 4 साल सेकेंडरी में हमारे जाएंगे, और इस तरह से इस मॉडल द्वारा बालक 12वीं यानी इंटर तक की पढ़ाई पूर्ण करेगा। अब हम कह सकते हैं कि हमने 5+3+3+4 एजुकेशन ग्रहण कर लिया है, यानी 12वीं पास कर ली है। तो दोस्तों यह आप समझे रहिएगा कि कौन सा स्टेज कौन सा है और कहां तक की कक्षाएं कहां तक के लिए निर्धारित की गई है। यहाँ आंगनबाड़ी 3 साल और पहली और दूसरी कक्षा यहाँ मिलकर के 5 साल, तीसरी से 5वीं कक्षा तक, 6वीं से 8वीं कक्षा तक और 9वीं से 12वीं कक्षा तक। और आप इस मॉडल को अब समझ चुके होंगे, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं, जहां हमने आपको छोड़ा था। हम चर्चा करते हैं इस पर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रणाली के आधार पर विभाजित करने का प्रावधान करता है। तो इस प्रणाली को आपने समझ लिया। इसमें शिशु के 3 वर्ष की उम्र से शुरुआती प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE के आधार पर 3 वर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों, ध्यान दीजिए अब उसी चीज को समझाया गया है कि 3 वर्ष बालक की प्रारंभिक शिक्षा होगी और वह आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगी। यह जो शिक्षा की पद्धति होगी इसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा, ECCE के नाम से जाना जाएगा। और इस तरह 3 वर्ष वहां व्यतीत होंगे, 2 वर्ष प्री स्कूल में संपन्न होगी, क्योंकि 3 से 8 वर्ष तक की उम्र को बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका कारण क्या है कि जो 3 से 8 वर्ष तक का जो बच्चे का उम्र होता है वह बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। और यही कारण है कि 3 से 8 वर्ष यानी 5, और देख रहे हैं कि उसे हम फाउंडेशन स्टेज के नाम से जानते हैं। फाउंडेशन स्टेज क्यों? क्योंकि वह बच्चे की आधारशिला है जिससे उसका सर्वांगीण विकास होता है। और इस तरह 8 वर्ष तक बालक 5 स्टेज में होगा, फाउंडेशन स्टेज में होगा। अगला जो 3 वर्ष की तैयारी का चरण है, इसमें बालक तीसरी से 5वीं कक्षा तक विषयों की सामान्य समझ अर्जित करेगा। इसमें
3 से 5 तक बालक विषय की सामान्य समझ को अर्जित करेगा। इससे अगले 3 वर्ष का जो चरण है, अगला 3 वर्ष, वह 6 से 8वीं तक के पाठ्यक्रम को अपने में समाहित किए हुए है। इस चरण में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने के साथ साथ इंटर्नशिप की व्यवस्था और बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। दोस्तों, जो 6 से 8 तक की जो शिक्षा है उसमें कई बातें समाहित करने की बात कही गई है। आप देख रहे हैं कि जो व्यावसायिक शिक्षा 10 के बाद प्राप्त होता था, यहां कहा जा रहा है कि वह 6वीं से ही देनी शुरू कर दी जाए, यानी 5 के बाद ही बच्चे को दिया जाए। यदि वह जिस कार्य में रुचि ले रहा है, पहले हम देखते हैं कि 6 से 8 तक कृषि विज्ञान पढ़ाया जाता था विद्यालयों में, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सिलेबस से बाहर हुआ। तो यहाँ अब बात की गई है नई शिक्षा नीति में कि 6 से 8 के बीच ही व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाए, जिससे अगर बच्चा विद्यालय छोड़ भी देता है 8 के बाद, 8वीं के बाद यदि वह विद्यालय छोड़ भी देता है तो वह कुछ सीखा रहेगा, तो समाज में स्वयं को एस्टेबल कर लेगा, समाज में स्वयं को स्थापित करने में वह सहज महसूस करेगा। आगे कहा है इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाए तथा यह बेहतर जानकारी है तो इसको नियमित की जाए, अर्थात समाज में क्या घट रहा है, अगर कोई व्यावसायिक शिक्षा वो अर्जित कर रहा है तो उसके संबंध में समाज में कौन सी से घटनाएं घट रही हैं या कौन सी नई तकनीकी का सृजन हो रहा है, तो उसके बारे में उसे जानकारी नियमित रूप से दी जाए और उसकी वह जो व्यावसायिक शिक्षा अर्जित कर रहा है तो उसका रहकर उसकी रचनात्मकता का आकलन भी किया जाए, और इस तरह से इसमें सुझाव दिया गया है। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि आजकल स्किल के बिना कुछ हो नहीं रहा है, तो स्किल को यहाँ 6वीं में ही समाहित कर दिया गया है कि इसके बाद बच्चा चाहे तो ग्रहण कर सकता है। अंतिम 4 वर्ष माध्यमिक चरण है दोस्तों, जिसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। इसमें बालक 9वीं से 12वीं कक्षा तक अध्ययन करेगा, और इस तरह से यह प्रणाली के बारे में समझाया गया है कि नई शिक्षा नीति की जो प्रणाली है उसकी विशेषता क्या है, वह प्रणाली कैसे कार्य करेगी, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। आगे हम देख रहे हैं दोस्तों, शिक्षा और सीखने पर इस नई शिक्षा नीति की प्रणाली में अब है क्या, इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं दोस्तों। तो शिक्षा और सीखने पर अधिक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों, यह नई शिक्षा नीति का ही परिणाम है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था वह इस समय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जा रहा है। कारण क्या है कि पहले जो मंत्रालय था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वह मानव को एक संसाधन के रूप में देखता था, और आप जानते हैं जब हम संसाधन बन जाएंगे तो फिर हमारे मूल्य कहाँ, हमारी नैतिकता कहाँ। यही कारण है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो नाम था उसे परिवर्तित कर दिया गया कि वह मानव संसाधन ही केवल नहीं है बल्कि वह एक जीवित दोस्तों ध्यान दीजिए, एक व्यक्तित्व है जो समाज का निर्माण करता है, और यही कारण था कि उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह आगे कहा जा रहा है कि छात्र की प्रगति कैसे हो रही है और इसका मूल्यांकन का मानक क्या हो, इसके लिए परख नामक एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जाएगी, और यह जो परख नामक राष्ट्रीय संस्था होगी यह राष्ट्रीय कला केंद्र के रूप में कार्य करेगी तथा छात्रों के मूल्यांकन एवं भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए कहा गया है कि जो राष्ट्रीय कला केंद्र की जो स्थापना की जाएगी परख नाम से, इसमें छात्रों के मूल्यांकन और भविष्य में वह क्या करना चाहते हैं इसका निर्माण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा, और उसके आधार पर देखा जाएगा कि बालक की रुचि क्या है, बालक भविष्य में करना क्या चाहता है, और उस दिशा में वह सॉफ्टवेयर जो है वह छात्रों की मदद करेगा। आगे
इस नई शिक्षा नीति में भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण देने के लिए कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। यहाँ यह कहा गया है कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें भाषाई विविधता को बढ़ावा मिले और संरक्षण मिले, इसके लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है वह बच्चे के मातृभाषा में दी जाए, वहाँ के स्थानीय भाषा में दी जाए और वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में दिया जाए और अध्यापन का जो माध्यम हो वह मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या फिर वहाँ का स्थानीय भाषा हो। कारण क्या है कि बच्चे अपनी स्थानीय भाषा में सीखने में सहज होते हैं। बच्चे की जो माँ बाप की जो भाषा होती है उसे हम मातृभाषा के नाम से जानते हैं। वहाँ के जो गांव के लोग जो प्रयोग करते हैं उसे हम स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के नाम से जानते हैं। और सामान्यतः यह देखने में आता है कि जो स्थानीय क्षेत्रीय भाषा होती है वही मातृभाषा भी होती है, क्योंकि माँ बाप भी उसी भाषा में बात करते हैं, तो सामान्यतः मातृभाषा भी स्थानीय क्षेत्रीय भाषा ही हुआ करती है। तो दोस्तों 5 तक की शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में दिया जाए, जिससे बालक दोस्तों सीखने और समझने में उसे आसानी हो सके, वह सामंजस्य बैठा सके शिक्षा के बीच और स्वयं के बीच। कारण क्या है कि वह अपनी भाषा में सहजता से ग्रहण कर सकता है। दूसरी भाषा में अगर लाएंगे तो बच्चा जल्दी नहीं समझ पाएगा, पहले तो उसे भाषा को समझना पड़ेगा और भाषा समझेगा उसके बाद वह शिक्षा को समझेगा। यही कारण है कि स्थानीय भाषा को महत्व दिया गया है। वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि जब ग्लोबलाइजेशन के दौर में विदेशी भाषाओं, विशेषकर अंग्रेजी का इतना वर्चस्व बढ़ा हुआ है, स्थानीय भाषाओं के समाप्त हो जाने, लुप्त हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। नई शिक्षा नीति उस भाषा की विविधता को बचाने और संरक्षित करने के लिए एक माध्यम भी है, उसके लिए प्रयासरत है, हम देख रहे हैं। आगे देखिए, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। यदि सरकार चाहे तो 5 के बाद भी कक्षा 8 तक या उससे आगे वह लोकल लैंग्वेज में शिक्षा दे सकती है जनता को, अपने छात्रों को। आगे दोस्तों, स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान तथा फारसी, पाली और प्राकृतिक के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने के साथ साथ उच्च शिक्षण संस्थाओं में भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षण कक्षाओं में अध्यापन के माध्यम से मातृभाषा, स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इस शिक्षा नीति में भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान तथा फारसी, पाली और प्राकृतिक के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की बात की गई है कि भारतीय भाषाओं, मातृभाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास कैसे होगा, उसके लिए यह जरूरी दिशा निर्देश है कि भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान की स्थापना की जाए। फारसी, पाली और प्राकृतिक भाषाओं के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाए। जो उच्च संस्थाएं हैं जैसे विश्वविद्यालय वगैरह हो गए, उनमें भाषा विभाग को मजबूत बनाया जाए, जो आज एक तरह से मृतप्राय हो चुका है उसे मजबूत बनाया जाए, तथा उच्च शिक्षण में भी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और स्थानीय भाषा हो, जिससे उन स्थानीय भाषा को बढ़ावा मिले और उनका संरक्षण हो सके। आगे, तकनीकी शिक्षा में भाषाई बाधाओं को दूर करने एवं दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने। आगे कहा गया है कि तकनीकी शिक्षा में भाषाई बाधा बहुत बड़ी बाधा है, हम अक्सर उसे नहीं सीख पाते हैं। कारण क्या है कि वह हमारे लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में नहीं होता है, जो राज्य की भाषा है उसमें नहीं होता है, अक्सर अंग्रेजी में होता है। तो इस तरह से इस भाषाई बाधा को दूर करने के लिए और दिव्यांग छात्रों के शिक्षा को सुगम बनाने के लिए तकनीकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की बात की गई है कि तकनीकी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे दिव्यांग छात्र भी उच्च और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके तथा छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णयन और नवाचार की भावना को विकसित करने हेतु पाठ्यक्रम के बोझ को कम करके सीखने पर बल दिया गया है। दोस्तों, यह पैरा दिखा रहा है
कि छात्रों में रचनात्मक सोच लाया जाए, या शिक्षा नीति इस पर केंद्रित है कि छात्रों की सोच पारंपरिक न होकर के रचनात्मक हो, जिससे वो इनोवेशन कर पाएं, कुछ अधिक सोच पाएं, कुछ नया कर पाएं, तार्किक निर्णय क्षमता उनके अंदर विकसित हो सके, ताकि वो किसी की बात पर अंधभक्ति की तरह विश्वास न कर ले, अंधविश्वास में न उलझे और किसी की पिछलागू न बने। वे कोई भी कार्य करें तो तार्किक होकर करें और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता उसमें विकसित हो सके। और नवाचार की भावना को विकसित करने हेतु पाठ्यक्रम के बोझ को कम किया गया है, ताकि नई नई तकनीकों को वह सीख सके छात्र। इसके लिए पाठ्यक्रम के बोझ को कम कर दिया गया है कि पाठ्यक्रम इतना अधिक नहीं रहेगा कि बच्चा उसके बोझ तले ही दब जाए कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में सीखने पर बल दिया गया है कि अधिक से अधिक बच्चा सीखे, पढ़े कम सीखे अधिक। अगले पेज पे हम चलते हैं तो देखते हैं सीखने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का एक कथन है, वह महत्वपूर्ण हो जाता है और उस कथन को नई शिक्षा नीति में तरजीह दी गई है। आगे देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने वर्तमान विश्व परिदृश्य के संदर्भ में कहा था कि उन्होंने जो विश्व बदल रहा था, अर्थ जगत की तरफ, आर्थिक क्रांति की तरफ जब हो रही थी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का जब निर्माण शुरू हो रहा था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा था वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए कि आज की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में आप क्या कमाते हैं यह इस बात पर निर्भर है कि आप क्या सीखते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज की जो व्यवस्था है वह ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप दो पैसा नहीं कमा सकते हैं। जो रोजगार प्राप्त करने की बात कही गई है वह रोजगार आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा। और वह ज्ञान भी कैसा होगा, क्या सीखते हैं, हम जो सीखते हैं उस पर वह आधारित ज्ञान होगा। हम क्या पढ़ते हैं इस पर नहीं, हम क्या सीखते हैं इस पर। और हम सीखते हैं तो करके सीखते हैं, और यही कारण है कि हम क्या करते हैं इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं। आप जो करते हैं आप वही होते भी हैं। दोस्तों, तो यह महत्वपूर्ण है, यह नई शिक्षा नीति पर यह कथन सटीक बैठता है। तो इस तरह से दोस्तों बिल क्लिंटन का यह कथन ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में हम क्या सीखते हैं इस पर सब कुछ निर्भर है कि हम कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति इसी सीखने पर जोर देती है और ऐसे ही सीख करके स्किल प्राप्त करके कौशल को विकसित करके रोजगार को देने की बात करती है, क्योंकि जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है रोजगार का सृजन उस तेजी से नहीं हो रहा है। सरकारें कितनी नौकरी देंगी उसका एक क्राइटेरिया है, उसकी सीमा निर्धारित है, उससे बाहर वो नहीं जा सकती है। तो दोस्तों, यह बता रहा है कि आप अपने आप में स्किल डेवलप कीजिए। स्नातक पाठ्यक्रम को मल्टीपल एंट्री एग्जिट से लचीला बनाने का प्रयास किया गया है। कई बार होता है दोस्तों कि छात्र या छात्रा पढ़ते रहते हैं, बीए फर्स्ट ईयर किए और सेकेंड ईयर में किसी कारणवश या बीमार पड़ गए, माता पिता को कुछ हो गया या घर में कुछ ऐसी समस्या पैदा हुई, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी रूप में, शारीरिक रूप से, वह किसी रूप में हो सकती है, शिक्षा को छोड़ देना पड़ता है। वह एक वर्ष जो बीए एक वर्ष उसने किया है या 2 वर्ष उसने किया है, वह अब कोई मतलब नहीं है कि उसने बीए किया है, क्योंकि उसने बीए की डिग्री नहीं ली है जो 3 वर्ष की है, और उसे केवल इंटर ही किया माना जाएगा। लेकिन उसने 2 वर्ष किया है, उसका क्या? सोचिए 2 वर्ष कितना कीमती होता है किसी के जीवन में, या 1 वर्ष कितना कीमती होता है। उसने 1 वर्ष की शिक्षा ली और उसे कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ भी नहीं, उसे कुछ नहीं माना जाएगा। या अब शिक्षा ग्रहण भी अगर कहीं 2 साल भर बाद अगर शिक्षा ग्रहण करने भी जाता है तो दोस्तों उसे बीए फर्स्ट ईयर पास है, सेकंड ईयर में 2 साल भर रुक गया तो एडमिशन नहीं होता है, फिर फर्स्ट ईयर से उसे पढ़ना पड़ता है, या दूसरे विश्वविद्यालय में गया तो फर्स्ट ईयर से पढ़े। तो दोस्तों, इसे लचीला बनाया गया है कि विद्यार्थी की अगर शिक्षा बीए फर्स्ट ईयर करके छूट गई, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बीए का सर्टिफिकेट ले लो, यानी तुमने बीए 1 वर्ष पढ़ा है। तो 1 वर्ष में आपने शिक्षा छोड़ दी, बीए या किसी भी बैचलर डिग्री हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बी हो, कुछ भी 1 वर्ष में आपने छोड़ दिया। लीजिए सर्टिफिकेट कोर्स कि आपने बी का सर्टिफिकेट या बीए बीएससी
या बीकॉम का सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया है, 2 वर्ष आपने किया तो डिप्लोमा कोर्स आपने किया है, 3 वर्ष में आपने छोड़ा तो डिग्री कोर्स आपने किया है। तो दोस्तों यह सर्टिफिकेट देता है और आपको कहता है कि आपका वह जो वर्ष है वह व्यर्थ नहीं गया है, आपने जो किया है उसकी योग्यता, उसकी डिग्री हम आपको देंगे सर्टिफिकेट के रूप में, डिप्लोमा के रूप में या फिर डिग्री के रूप में। और इस तरह से मल्टीपल एंट्री एग्जिट आप जहां छोड़ते हैं वहीं से पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए फर्स्ट ईयर आप पढ़े हैं, आपने छोड़ दिया, दूसरी जगह जाइए, आप बीए सेकेंड ईयर में 2 साल बाद एडमिशन आपको मिल जाएगा। अर्थात मल्टीपल चॉइस एंट्री और एग्जिट, कब आप अंदर हो रहे हैं कब बाहर हो रहे हैं, इस पर इसको लचीला बना दिया गया है। आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स। तो दोस्तों यही बात किया जा सकता है कि आप किसी भी स्तर पर शिक्षा को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कई बार ऐसा होता है हमारे समाज में, हमारे दोस्तों के साथ ही होता है, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। दोस्तों विद्यार्थी अगर छोड़ चुका है तो उसके अंक के लिए उसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, उसके नाम से एक बैंक खाता होगा एजुकेशन के संबंध में, वह जहां भी शिक्षा अर्जित करेगा उसका क्रेडिट उसके खाते से जोड़ दिया जाएगा, ताकि वह कहीं भी रहे तो उस खाते से वह खाते का प्रयोग करके किसी भी विश्वविद्यालय या कहीं भी वह दाखिला ले ले, सर्टिफिकेट लेकर उसे घूमना ना पड़े। ऐसा ना हो कि हमने कहीं और से सर्टिफिकेट ग्रहण किया किसी विश्वविद्यालय से, दूसरा विश्वविद्यालय कह रहा है हम नहीं मानेंगे। तो इसलिए दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट रहेगा जो सब जगह मान्य होगा और आप उसका प्रयोग कर कहीं भी दाखिला ले सकेंगे, छोड़ सकेंगे, अपने अनुकूल इतना लचीला बना दिया गया है। इससे अलग अलग संस्थानों में छात्राओं के प्रदर्शन के आधार पर उनके द्वारा अर्जित क्रेडिट को अंतिम रूप दिया जा सकेगा, जिसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर यहाँ किया, सेकेंड ईयर वहाँ किया, थर्ड ईयर वहाँ किया, 3 जगह। तो क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में जो हमें अंक मिला वह हमारे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में है, सेकेंड ईयर हमने दूसरी जगह से किया वह भी हमारे बैंक में है, थर्ड ईयर किया वह भी हमारे, अंतिम रूप से जो हमें प्राप्त हुआ है जो क्रेडिट वह हमारा संपूर्ण क्रेडिट हो जाएगा। और इस शिक्षा नीति के द्वारा दोस्तों, इस शिक्षा नीति के तहत एमफिल पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। अब तक मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री दी जाती थी, वह कोर्स खत्म कर दिया गया है, केवल अब पीएचडी ही है। पीएचडी एमए के बाद, मास्टर डिग्री के बाद एमफिल किया जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति ने एमफिल को निरस्त कर दिया गया। अब एमफिल कहीं भारत में नहीं होगी और पीएचडी डिग्री ही मान्य है। आगे शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना करने। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके तहत शिक्षा के मूल्यांकन की जो योजनाएं हैं उनके निर्माण में तथा प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोगों को तथा उन प्रयोगों पर अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच। यह क्या करेगा कि विभिन्न विश्वविद्यालय या विद्यालय, किसी भी स्तर शैक्षणिक संस्थान हैं, निम्न से उच्च तक, प्री से उच्च तक जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, कोई भी प्रशासनिक इकाई हैं, इन सबके तकनीकी क्षमताओं को उन्नत बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का विकास किया गया है। यह प्रौद्योगिकी को या तकनीकी को बढ़ावा देगा कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग कैसे किया जाए, प्रशासन के स्तर पर तकनीकी का प्रयोग कैसे किया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दुनिया में डिजिटलीकरण कितनी तेजी से हो रहा है और इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का महत्वपूर्ण स्थान होगा। आगे उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 2018 के 26.3 से बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ जो उच्च शिक्षा में जो सकल नामांकन अनुपात 2018 में 26.3% था, उसे 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा
गया है। आगे शिक्षकों की नियुक्ति, यह तो रही स्टूडेंट्स के बारे में। अब शिक्षक के बारे में, क्योंकि शिक्षा देगा कौन, देने वाला भी तो योग्य होना चाहिए। देने वाला ही जब योग्य नहीं होगा तो ग्रहण करने वाला योग्य कहां से बन पाएगा। तो शिक्षकों के लिए भी बात की गई है कि शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया होगी, ऐसा नहीं कि आप कहीं से आए और कहीं चले गए। आप देख रहे हैं टेट सीटेट में बीएड करने के बाद इतनी परीक्षाएं क्यों चालू की गई। कारण है कि शिक्षकों के अंदर गिरता स्तर, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षक बन जा रहे हैं लेकिन उनमें जो शिक्षा का स्तर है वह गिरा हुआ है। आप देख रहे हैं कि हाई स्कूल, इंटर, बीएड तक की शिक्षा लोग कैसे प्राप्त कर रहे हैं। तो इस स्तर को उठाने के लिए ये तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं प्रारंभ की गई कि ये पास करिए तब आप शिक्षक बनेंगे, क्योंकि राष्ट्र और समाज के निर्माण के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। पालन तथा समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन के आकलन के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। उनके नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया होगी और समय समय पर शिक्षकों का भी वो जैसे कार्य किए रहेंगे उस आधार पर उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा और तब उन्हें पदोन्नति दी जाएगी। मूल्यांकन शिक्षक का खराब है, पदोन्नति रोक दी जाएगी। पदोन्नति नहीं होगी, जहां बने हो वहीं बने रहो। तो दोस्तों, इस तरह शिक्षा के अंदर भी एक प्रतिस्पर्धा आएगी कि हमें आगे बढ़ना है, पदोन्नत होना है। तो हमारे शिक्षक अपने प्रदर्शन को सुधारे तो उनके अंदर भी एक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का विकास होगा। नई शिक्षा नीति इसकी व्यवस्था करती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक, शिक्षकों के लिए भी मानक तय किए जाएंगे कि एक शिक्षक के लिए राष्ट्रीय मानक क्या होगा। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST बनाया जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा। यहाँ शिक्षकों के लिए दो चीज है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा, दोनों कार्य किसके द्वारा होगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा होगा। तो पहला है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक का विकास करना कि इनके लिए पेशेवर मानक क्या होने चाहिए एक शिक्षक के लिए, तथा दूसरा है जो NCERT के साथ मिलकर के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बनाया जाएगा अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, कि अध्यापक के लिए क्या क्या जानना जरूरी है, अध्यापक का पाठ्यक्रम क्या हो, इसका भी विकास किया जाएगा। आगे वर्ष 2030 तक अध्यापन कार्य के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री को अनिवार्य किया गया है। दोस्तों, यह जो 1 वर्ष और 2 वर्ष की है जो बीएड डिग्री जो आज अर्जित कर रहे हैं, 2030 के बाद ये बीएड डिग्री एक तरह से नगण्य हो जाएगी नई शिक्षा नीति के तहत। उसके बाद 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री को मान्य किया जाएगा। उसके 2030 के बाद 1 वर्ष तो खत्म हो ही गया है, 2 वर्षीय बीएड डिग्री को भी खत्म कर दिया जाएगा और 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री को मान्यता दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जो उससे पहले 2 वर्षीय जो बीएड किए रहेंगे वे बेकार नहीं होंगे, वह डिग्री मान्य रहेगी। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि 30 के बाद वो मान्य डिग्री नहीं रहेगी। 30 तक वो मान्य रहेगी, 30 के बाद भी वो मान्य रहेगी, लेकिन 30 के बाद जो बीएड डिग्री का जो पाठ्यक्रम होगा वह 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। जैसे आज के समय में भी कोई अगर 1 वर्षीय बीएड अगर किया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि उसकी डिग्री खत्म हो गई है, वह आज भी टेट सीटेट पास करके अध्यापक बन सकता है, बन रहे हैं ऐसे लोग। तो वैसे ही 30 के बाद हम उससे पहले जो 2 वर्षीय किए रहेंगे वह मान्य रहेगी। जैसे आज 1 वर्षीय डिग्री मान्य है जिसने अर्जित किया हुआ है, लेकिन 30 के बाद 2 वर्षीय डिग्री समाप्त हो जाएगी और उसे 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में इसकी व्यवस्था की गई है। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समग्रता से देखें तो अब शिक्षा नीति की समग्रता की बात की गई है सारी चर्चाओं के बावजूद कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, इसके क्या क्या फायदे हैं। अब आगे अगला जो पैरा है बता रहा है कि इसे अगर हम समग्र रूप से देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समग्रता से देखें तो हम देख सकते हैं कि क्या क्या किया गया है। तो दोस्तों,
शिक्षा नीति को समग्रता से देखें तो कला और विज्ञान पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों तथा व्यावसायिक और औपचारिक शिक्षा के बीच कठोर विभाजन को समाप्त कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि कला और विज्ञान पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों व्यावसायिक और औपचारिक शिक्षा के बीच जो कठोर विभाजन था एक खत्म कर दिया गया है। कला और विज्ञान अब एक जैसे होंगे। अब यह नहीं है कि आप गणित पढ़ रहे हैं या बायो पढ़ रहे हैं तो बायो के साथ आपको अनेक विज्ञान वर्ग का ही सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, विषय लेना पड़ेगा। गणित पढ़ रहे हैं तो उसके साथ विज्ञान वर्ग का ही कोई अन्य विषय आपको लेना पड़ेगा, ऐसी जरूरत नहीं है। आप स्वतंत्र हैं किसी विषय के अब चुनाव के लिए, आप जो विषय का चुनाव करना चाहें वो कर सकते हैं। इसका मतलब कला और विज्ञान के बीच का जो विभाजन था यह खत्म हो गया है। आगे पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों के विभाजन को भी खत्म किया गया है। अर्थात अगर पाठ्यक्रम के साथ साथ अगर कोई कौशल सीखना चाहते हैं, स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो वह भी करेंगे। इस शिक्षा नीति में यह व्यवस्था की गई है। व्यावसायिक और औपचारिक शिक्षा जो है, जैसे हम बीए कर रहे हैं, कोई लॉ कर रहा है, प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, इनके बीच के कठोर विभाजन को भी खत्म कर दिया गया है। अर्थात आप किसी विषय के साथ कहीं भी पढ़ सकते हैं, इसमें अब कोई बाध्यता नहीं रह गई है, इतना इसे लचीला बना दिया गया है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेलों के मध्य बहुविषयक और समग्र संतुलन को साधा गया है। इस शिक्षा नीति के द्वारा विज्ञान को, सामाजिक विज्ञान को, कला, मानविकी और खेलों के मध्य बहुविषयक सारे विषयों के मध्य समग्र संतुलन को साधने का प्रयास किया गया है कि एक संतुलन का विकास हो सके, एक संतुलन, सबके बीच एक संतुलन स्थापित हो सके। इस प्रकार यह शिक्षा नीति प्रत्येक छात्र की आंतरिक क्षमताओं को पहचानने में मदद करेगा। दोस्तों, हमारी रुचि है गणित में या हमारी रुचि है बायो में, हम बायो पढ़ना चाहते हैं, उसके साथ हमारी रुचि है कि हम खेल का कोई सब्जेक्ट ले लें या कला विषय की हो सके हमारे पास हिंदी, इंग्लिश या हो सके सामाजिक विज्ञान में भी हमारी रुचि है, तो हम यहाँ बाध्य हैं विज्ञान के साथ साथ, बायो के साथ साथ कि हम केमिस्ट्री और फिजिक्स लें या इसी से संबंधित कोई अन्य सब्जेक्ट लें। लेकिन अब ये बाध्यता नहीं रहेगी, हम अन्य सब्जेक्ट भी ले लेंगे और वह बाध्यता खत्म हो गई है। इसमें हम अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचानेंगे कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं, वह हमारे ऊपर है। यानी छात्र जो चाहते हैं, छात्रों के ऊपर शिक्षा है। अब तक क्या था, शिक्षा के ऊपर छात्र थे कि साइंस पढ़ना है तो ये पढ़ो, मजबूरी है तुम्हारी, नहीं पढ़ोगे तो जाओ आर्ट ले लो तुम। यानी शिक्षा के ऊपर छात्र निर्भर थे। आज क्या है, छात्र के ऊपर शिक्षा निर्भर होगी। इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मदद करेगा और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आज की शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति है, वह छात्रों के जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, शिक्षा से भी और शिक्षेतर गतिविधियों से भी। जैसा कि निदा फाजली ने कहा है कि निदा फाजली का एक बहुत खूबसूरत शेर है दोस्तों, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो दोस्तों, जो नई शिक्षा नीति है यह कह रही है कि आप दुनिया में बाहर निकलिए, आप इन घटाओं से नहाइए। खूबसूरत ये दुनिया, यह विश्व, यह प्रकृति कितनी खूबसूरत है, आप उस खूबसूरती को देखिए। आप किताबों की दुनिया में कैद मत हो जाइए। जिंदगी वास्तव में क्या है, किताबों से थोड़ा हट कर देखिए, कौशल को देखिए, जीवन को जीने का अंदाज सीखिए। तो दोस्तों, जो नई शिक्षा नीति है उस पर सिर कितना फिट बैठता है। धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। इस तरह से हम निष्कर्षता कह सकते हैं। अब हम निष्कर्ष पर दोस्तों पहुंच चुके हैं, तो हम निष्कर्षता कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दृष्टि अत्यंत व्यापक और दीर्घकालिक है। दोस्तों, यह हमारा निष्कर्ष है। इसमें हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो दृष्टि है, जो इसका विजन है नई शिक्षा नीति का, यह अत्यंत व्यापक है। आप व्यापकता ऊपर से अभी तक व्यापकता ही व्यापकता आप देख रहे थे, और यह दीर्घकालिक है। यह दीर्घकाल तक
व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठित होने में मदद करेगा। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को शैक्षिक सुधारों के एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है। इस शिक्षा नीति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विशेष रूप से महत्व दिया गया है और इसे सबसे ऊपर रखा गया है ताकि नैतिक और मूल्यों का विकास हो सके, मानवीय मूल्यों का विकास हो सके। दोस्तों, इसे शिक्षा नीति द्वारा नैतिकता, मान्यता और संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने में सहयोग प्राप्त होगा। नई शिक्षा नीति के द्वारा नैतिकता, जो मान्यताएं हैं जो समाज की, राष्ट्र की, व्यक्ति की, उसे स्थापित करने और संविधान के जो मूल्य हैं उन्हें स्थापित करने में मदद मिलेगा। तो इस तरह से नई शिक्षा नीति संवैधानिक मूल्यों से भी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, हमारा शीर्षक यह नहीं है कि संविधान और शिक्षा या संविधान में शिक्षा की स्थिति, इसलिए केवल हम यहाँ संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, वहाँ हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप जब निबंध लिखते हैं तो उसकी एक निश्चित समय सीमा होती है, शब्दों की समय सीमा होती है, उसी में हमें लिखना होता है। तो दोस्तों, हम संवैधानिक मूल्यों की भी बात कर लिए हैं कि स्थापित करने में सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षण और ज्ञानार्जन में बहुभाषावाद और भाषा क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, बहुभाषावाद, मातृभाषा आप देख ही चुके हैं, भाषा संस्थानों की स्थापना भी आप पढ़ चुके हैं ऊपर। तो इस तरह से बहुभाषावाद और भाषा क्षमता को बढ़ाने में भी मदद मिलेगा। संचार, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन जैसे जीवन कौशलों का विकास होगा। जब शिक्षा लचीली है तो जीवन कौशल भी लचीले बनेंगे और इस तरह से संचार में, सहयोग में और सामूहिक कार्यों में हम एक लचीलेपन, हमारे जो छात्र होंगे वह लचीले होंगे और विशेष रूप से अगर संघर्ष आते हैं तो वो उससे पार पा जाएंगे, उसका समाधान करने में सक्षम बनेंगे। यह नीति अपने दृष्टिकोण और इरादे में वैश्विक के साथ साथ स्थानीय भी है। दोस्तों, यह नीति जो है, नई शिक्षा नीति है जो भारत की, यह वैश्विक दृष्टिकोण को भी अपने में समाहित किए हुए है और स्थानीयता को भी इसने नहीं छोड़ा है, क्योंकि स्थानीय भाषा, मातृभाषा की बात की गई है। तो दोस्तों, यह स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक व्याप्त है नई शिक्षा नीति। इससे छात्र वास्तविक जीवन की स्थितियों से निपटने में सक्षम बनेंगे। इस शिक्षा नीति के द्वारा जो छात्र हैं वह वास्तविक जीवन में तमाम ऐसी कठिनाइयां आती हैं जिससे व्यक्ति हतोत्साहित हो जाते हैं, आत्महत्या तक छात्र कर लेते हैं। तो ऐसी जीवन स्थितियों से छात्र निपटने में सक्षम होंगे, उसे पार पाएंगे, भारत के वैश्विक स्तर पर पहचान निर्मित करने में अपना सहयोग दे सकेंगे और छात्र वैश्विक स्तर पर भारत के पहचान को निर्मित करने में अपना सहयोग दे पाएंगे। और इस तरह से दोस्तों, इस निबंध का जो शीर्षक निष्कर्ष है, इसे हम देख रहे हैं, संपूर्ण नई शिक्षा नीति के सार तत्व को इसमें समाहित कर दिया गया है। और इस तरह से आज का हमारा यह जो निबंध है, आपका यह जो निबंध है नई शिक्षा नीति 2020, यह पूर्ण होता है। और पुनः इस कोट को आप रेखांकित करना मत भूलिएगा अगर यह निबंध पूछा जाए तो, कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शांति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और हम अपने पैर पर खड़ा हो सके। और इसी के साथ आप सबको नई शिक्षा नीति 2020 के लिए पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।